हेलो एवरीवन, स्केचिंग संडे सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श और मैंने काफ़ी टाइम पहले यह सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम बेसिक्स को क्लियर करते हुए स्केचिंग को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ करते थे। स्केचिंग का बेसिक मतलब मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नए होंगे तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। स्केचिंग ड्राइंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पे हम क्विक फॉर्म में ड्राइंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्विक फॉर्म मतलब 2 मिनट 5 मिनट, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग रीजन्स के कारण अलग अलग टाइम लिमिट में हम स्केचिंग करते हैं। जैसे कि जब हम जेस्चर्स बनाते हैं, जहाँ पे हम एक फ्लो में काम करते हैं, मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट इस टाइप के स्केचेस बनाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा टाइट स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे 30-40 मिनट, क्योंकि वहाँ पे हम फिर वैल्यूज़ को काफ़ी अच्छे से देते हैं। तो अलग अलग टाइप की स्केचिंग होती है। कई बार हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जो है थंबनेल स्केचेस करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे कैसी कंपोजिशन रखी जाए कि हमारा आर्ट वर्क अच्छा दिखे, या कोई मीडियम ट्राई करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्केचेस के टाइप होते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लावर स्केचिंग के बारे में। फ्लावर के ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, 1 या 2 वीडियो मैंने सीरीज में डाल रखे हैं। लेकिन यह ऐसा टॉपिक है क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक शेप्स में आते हैं, और हर टाइप के फ्लावर का जो है पैटर्न अलग होता है, पत्तियां अलग होती हैं, उसकी बनावट अलग होती है। जब फूल खिलते हैं तो अलग दिखते हैं, जब वो मुरझाए हुए तो होते हैं तो अलग दिखते हैं, पीछे से देखो तो अलग दिखते हैं, ऊपर से देखो तो अलग दिखते हैं। तो अलग अलग एंगल से देखने पर हर फूल की बनावट अलग दिखती है। तो यह कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बनाने के लिए, और ऐसी चीज़ इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि आर्ट सोचते हैं कि डिटेल्ड आर्ट वर्क बनाना, हर चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी कर देना ही असली आर्ट है, उसी को ही हम असली आर्टिस्ट बोलते हैं। तो यह गलत है। असली आर्टिस्ट वह होता है जो यह समझ सके कि कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं। अगर हम कोई लैंडस्केप बना रहे हैं या कोई फिगर बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उस आर्ट वर्क का फील ख़त्म करती हैं। मतलब उसको अगर वह आर्ट वर्क में रहते हैं तो उसकी वजह से जो व्यूअर का ध्यान जहाँ पे हम पहले डालना चाहते हैं, मान लीजिए एक पोर्ट्रेट की खासियत क्या होती है कि वहाँ पे व्यूअर का ध्यान फर्स्टली जाता है पोर्ट्रेट के चेहरे पर। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा क्रिएट करूँ आर्ट वर्क की जो व्यूअर है उसका पहले जो उसका फोकस है वह मेरे जो पेंटिंग का जो फेस है उसकी जगह न जाके कहीं और जाए, तो यह गलत चीज़ है। क्योंकि उससे हमारा जो गोल हमने बनाया था कि मैं अपनी पेंटिंग में पहले फोकस चेहरे पर डालना चाहता था, लेकिन वह अचीव नहीं हुआ क्योंकि व्यूअर का ध्यान पहले बैकग्राउंड की किसी और चीज़ पर जा रहा था। या जो है कोई ज्वेलरी पहने हो, या कोई पर्सन है जैसे कि मेल पर्सन है तो वह घड़ी वगैरह पहने, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस पे व्यूअर का ध्यान पहले जाए, तो आपका मान लीजिए कि आर्ट वर्क ख़राब है। आप ख़राब बोलने को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने उस पर अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन जो चीज़ आप दिखाना चाहते थे अगर वही हिट नहीं हुई तो कैसे चलेगा। तो एक चीज़ समझिए, जब हम स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे हम यही सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस चीज़ को ऐड करने से अच्छा दिखेगा या किस चीज़ को रिमूव करने से अच्छा दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई फीमेल का फिगर बना रहे हैं और वह एक नॉर्मल ऐसी पोजीशन में खड़ी है, तो अगर हम उसके हाथ में कोई फ्लावर ऐड कर दें जिससे कि उसकी जो सुंदरता है वह इन्हेंस हो जाए आर्ट वर्क की, तो इस टाइप की चीज़ें हम स्केचिंग के थ्रू ही करके देखते हैं कि क्योंकि जब हम फाइनल आर्ट वर्क बनाते हैं अगर हम उसमें कोई मिस्टेक कर दें फिर उसको सुधारें तो वह उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हो सकता है वह एक बार में सही ना लगे। तो स्केचिंग में हम क्विकली चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पे हम कई बार उस चीज़ को कर करके देख सकते हैं कि कैसा रखने पर कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम फ्लावर्स को स्केच करते हैं और इनका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे होता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का फ़ोटो लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर ले सकते हो, या जो ये मैंने लिया है ये भी नेट से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम फाइनल वर्क बनाएं या स्केच करें, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। क्योंकि जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो उससे हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट उसका एंगल, उसकी हाइट, विड्थ ये सब समझ पाते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो स्केच है वह सही तरीके से बन पाता है। नहीं तो मोस्टली केसेस में यह होता है कि जब हम कई बार ऐसा करते हैं कि किसी पार्ट को हम पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कुछ पार्ट छोटे रह जाते हैं, कुछ पार्ट बड़े रह जाते हैं। और ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम पेन का यूज़ कर रहे हैं तो हम पेन यूज़ करें या पेंसिल, हमें लाइन्स को लाइटली ही ड्रॉ करना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा डार्क
पेन को चलाते हैं या पेंसिल को चलाते हैं तो उससे मार्क्स रह जाते हैं। अगर पेंसिल का यूज़ भी कर रहे हो तो डार्क चलाने से उसके मार्क्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इरेज करना पॉसिबल नहीं होता है और हमारा स्केच गंदा दिखता है। तो इसकी वजह से आपको पहले लाइटली ड्रॉ करना है, फिर जब आपको लगे कि आपकी सारी मार्किंग सही हो गई तो उसके बाद आपको उनको धीरे धीरे डार्क करना है। लाइंस को डार्क करते टाइम भी आपको यह चीज़ ध्यान देनी है कि कहाँ पे लाइटनेस है, कहाँ पे डार्कनेस है, उसी के अकॉर्डिंग लाइंस को यूज़ करना है। क्योंकि जो हम लाइंस खींचते हैं उसकी भी अपनी खुद की वैल्यू होती है। और जब हम स्केचिंग करते हैं और बेसिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम अपने टूल को कंट्रोल करना भी सीखते हैं कि कहाँ पे हमें के टूल को लाइटली चलाना है, कहाँ पे हमें उसको डार्क चलाना है। यहाँ पे हम स्केचिंग कर रहे हैं तो स्केचिंग में हमें यह छूट रहती है कि हम गलतियाँ कर सकें, लेकिन जब हम फाइनल वर्क बनाते हैं तो वहाँ पे हम हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक को भी सुधारते हैं। ये कोई स्केच ऐसा मान लीजिए कि एक रिहर्सल वर्क है, जैसे कि जब हम कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं उससे पहले हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं, डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं, या गाने जा रहे हैं तो गाने की प्रैक्टिस करते हैं, या डांस परफॉर्मेंस है तो डांस को कई बार प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे पाते हैं। तो यह स्केचेस उसी प्रैक्टिस की तरह है, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हो, अपने टूल के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट को ट्राई करते हो। फिर जब आप फाइनल वर्क बनाते हो तो फाइनल वर्क होता है दूसरों को दिखाने के लिए, तो उसका अच्छा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनल वर्क हमारे स्केचेस पर ही डिपेंड करता है। जब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें करते हैं वैल्यू सेट। और वैल्यूज मतलब जो लाइटनेस डार्कनेस होती है, और इसी को हम फिर हैचिंग के द्वारा दिखाएं या स्टेपलिंग जहाँ पे हम डॉट्स का यूज़ करते हैं, या और भी मेथड्स हैं जैसे कि पेंसिल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अलग टाइप से पेंसिल को चलाते हैं, शेड करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन जो एक कॉमन चीज़ है इन सब में वह है वैल्यूज़। आप किस चीज़ की हेल्प से वैल्यूज़ दिखा रहे हो वह मैटर नहीं करता। अगर आपकी वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप कलर से भी वैल्यू दिखा लोगे, पेन से भी वैल्यू को अच्छे से समझा लोगे, पेंसिल से भी वैल्यूज़ को दे पाओगे। तो आपको फर्स्टली वैल्यूज़ के ऊपर काम करना है। और जैसा कि अब हम यहाँ पे देखिए हैचिंग कर रहे हैं, तो हैचिंग को जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि हैचिंग कैसी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अलग से उसको टाइम देना पड़े। जब आप स्केचेस करते हो तो यहाँ पे आपको छूट रहती है कि आप गलतियाँ करो। तो स्केचेस जब आप करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि आपको फास्टली स्टार्टिंग से ही काम नहीं करना है कि आप मुझे देख के कि मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ तो आप भी फास्ट करें। आपको ध्यान देना है कि चीज़ें सही तरीके से बन पाएँ। और सेकंड चीज़, इसमें आप हैचिंग भी ऐड कर सकते हो साथ में, जिससे कि आपकी हैचिंग की प्रैक्टिस भी होगी। और हैचिंग दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल हैचिंग होती है जहाँ में हम केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो में लाइन खींचते हैं, फिर हम उसको क्रॉस भी करते हैं तो उसको हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं, बस इतना डिफरेंस रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप स्टार्टिंग में चीज़ों को करो तो वहाँ पे आपको केवल हैचिंग ही करनी है, क्रॉस हैचिंग का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप क्रॉस हैचिंग करोगे तो आप जहाँ पे कम लाइटनेस मतलब जहाँ पे कम डार्क होगा आप वहाँ पे भी ज़्यादा डार्कनेस दे जाओगे। क्योंकि जब हम क्रॉस हैचिंग करते हैं तो उससे डार्कनेस का फील ज़्यादा आता है हैचिंग की तुलना में। आप ये ट्राई कीजिए कि आप एक ही डायरेक्शन में एक दो लेयर्स दे के उसका यूज़ करिए। अब यहाँ पे हम दूसरा एक और फ्लावर ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको बस एक दो फ्लावर्स, आप अलग अलग फ्लावर्स के साथ या सेम फ्लावर लेके उसको अलग अलग एंगल से अलग अलग शेप से, खिला हुआ फ्लावर, मुरझाया हुआ, या फिर सूखा फूल, या कैसा भी कुछ जो आपको सूटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही लो, आप कोई अदर सब्जेक्ट मैटर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं फूलों का यूज़ करके दिखा रहा हूँ और आप किसी अदर सब्जेक्ट का यूज़ भी कर सकते हो। यह प्रोसेस एवरग्रीन है और यह सब जगह यूज़ होता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि फ्लावर्स को ड्रॉ करने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब यह एक है नेचुरल सब्जेक्ट है, मतलब जो प्रकृति की देन है, इनको हम ऑर्गेनिक शेप्स बोलते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप शेप्स को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं रैंडम शेप्स, क्योंकि हर एक पेटल का शेप अलग है। तो इससे आपकी आंखें ट्रेंड होती हैं किसी भी शेप को अच्छे से देखने और उसको ऑब्जर्व कर पाने में। और जब हम इस टाइप की नेचुरल सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि आप एक अगर पत्थर का ढेर बना रहे हो तो वहाँ पे आप हर एक पत्थर को कॉपी नहीं कर सकते। आप उसका बस जो फील है कि पत्थर किस टाइप के पड़े हैं, मतलब कैसे उल्टे सीधे जैसे भी पड़े हैं, लाइट कैसे पड़ रही है,
तो उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना सीखते हो जब आप इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस करते हो, ऑर्गेनिक शिप्स की प्रैक्टिस करते हो। अगर आप पेड़ बना रहे हो तो पेड़ को आप एग्जैक्ट हर एक टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका आकार देखते हो कि पहले वह नीचे मोटा रहता है, फिर धीरे धीरे पतला होता जाता है, शाखाएँ घनी होती जाती हैं, फूटती जाती हैं शाखाएँ। और तो यही चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करते हैं, स्केच करते हैं, तो उससे हम यही सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर उसको अपनी ड्राइंग में भी अप्लाई करते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक फीमेल वाला एग्जांपल दिया था, या हम कोई जैसे कि ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो हम बैकग्राउंड में कोई गुलदस्ता ऐड कर रहे हैं तो उसमें फूल लगाना, या मान लीजिए कि आप कोई केतली बना रहे हो, अब एज एन आर्टिस्ट आपका मन किया कि मैं उसमें फूल ऐड करूं कि केतली में फूल रखे हों तो वह एक फ्लावर पॉट की तरह लगे, तो आप वहाँ पे फ्लावर आपके पास नहीं है, तो जब आप इस तरह के स्केचेस करते हो तो वहाँ पे आप अपने मन से भी फ्लावर्स को ऐड कर पाते हो, क्योंकि आर्ट कॉम्बिनेशन है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जो हमारे माइंड में चल रही हैं सबकॉन्शियसली, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तभी एक आर्ट वर्क निकलता है। आपने मोस्टली आर्टिस्ट को देखा होगा वह अपनी खुद का आर्ट वर्क और जो रेफरेंस फ़ोटो उसको एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं और उसको अपलोड करते हैं, भले ही उस चीज़ से लाइक मिल जाए, लेकिन वह आर्ट को सीखना नहीं है, क्योंकि आप घंटों लगा के कॉपी कर सकते हो, कोई भी इजीली कर लेगा। अगर किसी को 10 घंटे लग रहे हैं तो अगर जो कम जानता है उसको 12 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, लेकिन और ड्रॉ वह भी कर लेगा। लेकिन मेन चीज़ होती है कि जहाँ आपको बोला जाए कि आप कोई फॉर्म में चीज़ों को क्या कैप्चर कर पा रहे हो। अगर आप कहीं लाइव जाके ड्राइंग कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 10-10 20-20 घंटे बैठ के ड्राइंग कर पाओ, वहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। तो अगर वहाँ पे आप कोई स्केच नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं अभी। सुनने में भले ही ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप आर्ट के बारे में, तो जब तक आपका माइंडसेट आर्ट के प्रति चेंज नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था, वह बोला भैया एक मेरा स्केच बना दो, और वह पहले भी कई बार मुझसे स्केच वगैरह बनवाता रहता था। तो बीच में उसने बोला था कि मुझे ड्राइंग सीखनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो जब वह आया तो फिर वह बोला कि भैया मैं कल से सीखने आऊँगा, आज आप मेरा यह स्केच बना दो। तो मैंने उससे बोला कि मैं यह स्केच नहीं बनाऊँगा, आप ही इसको बनाना। तो वह यह बोला कि मैं 2-3 पेपर ख़राब कर चुका हूँ। तो मैंने फिर उसको दिखाया कि मैं तो इतने सारे पेपर ख़राब करता हूँ रोज़, 10 से 20-25 पेपर्स, कहीं कलर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे पेपर्स ख़राब होते रहते हैं। तो वह बार बार बोल रहा था, तो मैंने उससे एक चीज़ बोली कि अगर आप जैसे कि बोल रहे हो कि कल से मैं ड्राइंग सीखना आऊँगा, और आप बोल रहे हो कि मैं आर्ट वर्क नहीं बना पाऊँगा, तो मैंने बोला कि जब आप ड्राइंग बनाना सीखोगी तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो मैंने कहा पहले आप इसको ट्राई कीजिए। मैंने कहा जो चार्ट पेपर हैं उसको आप ख़रीदिए, 1-2 ख़राब कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा और आपका माइंड सेट चेंज होगा। क्योंकि जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा या कोई मुझसे क्या बोलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम कर रहे हैं रिहर्सल, फाइनल आर्ट वर्क तो हम बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ही पेपर ख़राब हो कुछ हो, अगर आपके माइंड में हमेशा यह चलता रहेगा कि आपके पेपर ख़राब हो जाएंगे या पेन ख़त्म हो जाएगा, पेंसिल ख़त्म हो जाएगी, तब तक आप नहीं सीख सकते। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो उसमें खर्चा करना पड़ता है। देखिए अगर आप कहीं जाके यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ोगे या कुछ करोगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है और यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, और उससे कम ही खर्च लगता है। एक 10 रुपए का कोई कॉपी लीजिए, एक 5 रुपए की पेन लीजिए और ड्राइंग बनाइए, क्या खर्चा है, 15 रुपए में आपका सारा काम हो गया। तो यहाँ बस बताना इतना है कि माइंडसेट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा माइंडसेट होगा, और स्टार्ट करना ज़रूरी है। बस हम ये सोच लें कि हाँ भले ही मेरी चीज़ें ख़राब बनेगी लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। जब तक आप किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वह इम्प्रूव होगी कैसे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे अगर आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे यह चांस होते हैं कि या तो आप चीज़ को उसको सीख जाओगे या नहीं सीखोगे, और जब आप उसको सीखना स्टार्ट ही नहीं करोगे तो उससे दोनों चांस ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे फिर आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपने उसको ना तो स्टार्ट किया ना ट्राई करके देखा, आप बस दूसरों की बातों में उलझे रहे कि यार इसको करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा। देखिए सभी लोग
नेगेटिव कमेंट्स तब तक देंगे जब तक आप उस चीज़ को करके साबित करके दिखा नहीं पाओगे। ये वीडियो केवल स्केचिंग के ऊपर नहीं है, क्योंकि आर्ट में माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इससे कनेक्टेड रहिएगा, ताकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो 2-3 साल में मैंने बेसिक्स पर काम करके, तो मैं उन सारी चीज़ों को आपको भी बता पाऊँ, ताकि आपकी जो जर्नी है वह सही तरीके से हो सके और आप अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। अब जो देखिए आप, मैंने जितने भी अभी सारे फ्लावर्स जो बनाए हैं अभी 2-3, तो उनमें मैं सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लाइंस को फ्लो में खींचते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे बारीकी से लाइंस को खींच रहे हो, जस्ट एक फ्लो में, कि मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जानी है लाइन, बस उसको खींचा। और जब मैं खुद और अच्छे से, जैसे कि अभी है मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं टाइट स्केचिंग करता हूँ, तो वहाँ पे और ज़्यादा हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम अलग अलग रीजन से स्केचिंग करते हैं, तो मैं हर टाइप की स्केचिंग इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर से देखिए, और इस सीरीज़ में मैंने और भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो उनमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स कवर हैं, तो उन वीडियोस को भी जाकर देखिए, ताकि उन पॉइंट्स से भी आप सीख सकें। और मैंने इस चैनल पर जो ड्राइंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, जिससे हमारी ड्राइंग आंखें ट्रेंड होती हैं, हमारी ड्राइंग इम्प्रूव होती है, और सारी वीडियोस, और जैसे कि फ्लैट वैल्यू, जो वैल्यूज़ के ऊपर मैंने वीडियोस इस चैनल पर पहले से डाल रखी हैं, तो उनको जाके ज़रूर से देखिए। क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी स्केचिंग में अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी। काफ़ी लोगों ने मेरी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट को देख के बोला कि आपने कैसे इम्प्रूव किया। तो जब मैंने स्केचिंग करना स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में मेरी स्केचिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने बेसिक्स के ऊपर जब काम किया काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद मैंने स्केचिंग स्टार्ट की, तो शुरू में 2-3 दिन तक मुझसे स्केचेस ख़राब ही बने, लेकिन फिर मैंने और अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया, तो 10-20 दिन के बाद मेरे स्केचेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। जब आपकी फिर स्केचिंग का स्ट्रक्चर सही बनने लगता है, फिर उसके बाद आप उस पर फ्लो पे काम करते हो, जेस्चर्स बनाना सीखते हो, जहाँ पे हम 30 सेकंड 1 मिनट में स्केचेस करते हैं। और भी चीज़ें हैं, वैल्यूज़ को डीपली समझना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ नॉर्मली बेसिकली ऑब्जर्व करके जो वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन जब हम टाइट स्केचिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को अच्छे से देते हैं, एक एक करके लेयर सेट करते हैं, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है, कैसे उसको दिखाना है, कैसे पेन को चलाना है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अब यहाँ पे जो फूल है देखिए आप, तो यह उल्टा है, उसका थोड़ा पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसमें आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको क्या कैसे ड्रॉ करें। आपको करना है सिंपलीफाई, आपको उसका जो ओवरऑल शेप बन रहा है उसको देखना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पत्तियों को बना रहा हूँ, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बेसिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, प्रोसेस को अगेन फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कहाँ पे कैसा शेप बन रहा है, कैसे उसको बनाना है। भले ही पत्तियाँ कॉपी ना करूँ, लेकिन जो उसका ओवरऑल फील है, जो ओवरऑल शेप है कि फूल ऐसा दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा फील करा पा रहा हूँ, यह चीज़ स्केचिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब जैसे कि उसका पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो ओवरऑल फूल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और जो लाइटनेस डार्कनेस है, उसको चेक करने के लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको शेयर करूँगा, कि आप जब भी किसी चीज़ में वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करो, लाइटनेस डार्कनेस को ऑब्ज़र्व करो, तो अपनी आँखों को आधे से ज़्यादा बंद कर लीजिए, और फिर उसके बाद जब आप उसको देखोगे चीज़ को लाइव, तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ को समझ पाओगे कि वह कितना डार्क है। क्योंकि जब हमारी आंखें कम्प्लीटली खुली होती हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं वह भी हमें दिखते हैं, जिसकी वजह से हम एज एन ह्यूमन, हमारी यह टेंडेंसी रहती है कि हम डिटेल्स को पहले देखते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ध्यान पहले डिटेल्स के ऊपर जाता है, जो छोटे छोटे ट्रांजिशंस होते हैं उन पर जाता है, जिसकी वजह से हम उस कम ट्रांजिशन को भी बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू दे देते हैं, या बहुत ज़्यादा लाइट वैल्यू दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो नेचुरल फील है वह कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब हम आँखों को बंद करते हैं, तो उससे हम उस एरिया की एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं टोनल वैल्यू, उस वैल्यू को हम देख पाते हैं। जब फिर हम उस एरिया की वैल्यू को देख पाते हैं, फिर उसके बाद हम जो ट्रांजिशंस देते हैं वह उस ओवरऑल टोनल वैल्यू के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली हमारा आर्टवर्क नेचुरल फील देता है, हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। यही पावर होती है बेसिक्स की। जब हम बेसिक्स पर काम करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, हम दूसरों को समझा भी पाते हैं, खुद भी समझ पाते हैं, और
हमारा आर्ट वर्क फिर भी बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्रूव हो पाता है। अब ये चीज़ें क्यों सीखना, हम डायरेक्ट पोर्ट्रेट सीख सकते हैं, फिगर सीख सकते हैं, अलग अलग टाइप की स्केचिंग सीख सकते हैं। तो इसका सबसे सही जवाब यही है, क्योंकि जब आप एक छोटे बच्चे को जब पढ़ाना सिखाते हो तो क्या आपको डायरेक्ट उसको यह बोलते हो कि तुम ऐसे लिख या बड़ी बड़ी स्टोरीज लिख या कुछ लिख। आप सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट्स सिखवाते हो, ABCD सिखवाते हो, फिर उसके बाद उनसे वर्ड्स बनाना सीखते हो कि एप्पल ऐसे लिखा जाता है, कैट ऐसे लिखा जाता है। फिर आप उसको सेंटेंसेस सिखवाते हो कि दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, या दिस इज़ अ हाउस, दैट इज़ अ कार। ऐसे आप उसको सिखा दो, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें वो सीखता है। फिर उसके बाद जब उसके अंडरस्टैंडिंग काफ़ी 2-4 साल में वर्क करते 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 एक लेवल पर पहुंच जाती है, फिर उसके बाद वो खुद से भी छोटी मोटी स्टोरी बना पाता है और उसको इंग्लिश में लिख पाता है, हिंदी में जो कुछ भी वह करना चाहे कर पाता है। फिर जैसे जैसे वह अलग अलग क्लास में पढ़ता जाता है तो उसका जो ज्ञान बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, तो फिर उसके बाद वह क्वेश्चन आंसर से स्टोरी ऐसे ऐसे अपने मन से भी लिख पाता है। तो यही इम्पोर्टेंस है बेसिक्स की। जब हम बेसिक्स पर काम करते हैं फिर हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, उनको अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपको वैल्यूज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी पोर्ट्रेट में अगर कोई बंदा लाल कपड़ा पहने हुए तो आप उस लाल शर्ट को नीली शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बस वहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि यहाँ पे शर्ट का कलर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर कर रही है वैल्यू। अगर आप वैल्यू को सेम सेम दोगे तो आप यहाँ पे नीला कलर यूज़ करो या हरा यूज़ करो, पीला यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू सेम है तो वह वही फील देगा। और यह चीज़ कैसे हो पाएगी कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स की क्लियर होगी तब आप यह चीज़ें इजीली कर पाओगे। तो अभी आपको फंडामेंटल्स पर काम करना है और हो सके तो डेली स्केचिंग कीजिए, क्योंकि जब आप डेली स्केच करते हो तो उससे आपके हाथ में फ्लो आता है। आई होप कि यह वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैंने डाला है। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कितने टाइम बाद वीडियो आया है, क्योंकि मैं और भी वीडियोस जैसे कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूं। तो स्केचिंग के साथ साथ जो बेसिक्स हैं उनको समझना और जो प्रोसेस है उसको समझाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं बेसिक्स के ऊपर अभी खुद भी काम कर रहा हूँ ज़्यादा डीपली, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। अभी मैंने सोचा कि शायद बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि स्केचिंग संडे सीरीज़ का कोई अभी वीडियो नहीं आया, तो मैंने बना दिया। और आगे भी हो सकता है कि अभी जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर और ज़्यादा वीडियो, देखो वीडियोस तो कंटिन्यूसली आएंगे लेकिन अभी थोड़ा और ज़्यादा आएंगे, लेकिन जो बीच बीच में मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करता रहूँगा ताकि आप लोग और अच्छे से चीज़ें सीख सकें। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइए कि आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है और कैसा आपको मतलब सीखने को जो चीज़ें मिल रही हैं उनके बारे में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि मुझे भी पता चलता है कि मैं कितना दे पा रहा हूँ और मैं क्या और अपने तरफ से और कितना ज़्यादा आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको ज़रूर से लिखिए ताकि मैं फिर और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझा सकूँ। और जो भी आपके माइंड में डाउट हो कि मुझे आर्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी है, तो सारी चीज़ें आप लिखिए। और एक और चीज़ करिए कि जो आपको सब्जेक्ट जैसे कि जिनमें बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो कई बार आपके माइंड में कुछ रह जाते हैं कि यार मैं इस टाइप की चीज़ आर्ट वर्क बनाना चाहता हूँ, तो आप किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कैसा भी आपको अगर सब्जेक्ट आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो कि इस सब्जेक्ट पर स्केचिंग करके दिखाइए, कुछ भी हो, तो आप कंप्लीटली उसको कमेंट में लिखिए। और इससे होगा क्या कि देखिए मैं फिर आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट्स भी दे पाऊँगा, क्योंकि एज आ फैमिली मेम्बर ही बोल लो आप, या मुझसे जो भी मानते हो सर भैया जो कुछ बोलते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए हैं अपने आर्ट रिलेटेड, आर्ट की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करने, उसमें इम्प्रूव करने और अच्छे लेवल पर इम्प्रूव करने। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है, जैसे कि मैं हर अपने एक वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पे मेरा मेन काम है कि जो लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वह सही तरीके से आर्ट के जो जर्नी उसको कंटिन्यू करें और सही तरीके से इम्प्रूव करें। क्योंकि देखिए गलत रास्ता जब हम चुनते हैं तो वहाँ पे हमें सक्सेस जल्दी देखने को मिलती है, लेकिन वह लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। लेकिन जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो उस पर टाइम लगता है। अगर कोई आप चीज़ सही से सीखोगे उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप फिर उसको इतने अच्छे तरीके से सीखोगे कि वह लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्प करेगी, फिर आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो स्केचिंग या कोई
बेसिक जो बेसिक्स हैं उन्हीं के ऊपर स्केचिंग आती है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्केचिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर हमें समझ नहीं आता है कि पहले क्या लेना चाहिए या बाद में क्या लेना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, अगर हम कम्प्लीटली बिगिनर हैं तो कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करें। तो वह सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं किस टाइप के डाउट है, तो मैं उनको एक सेशन करूँगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे जो क्वेश्चंस आपके स्केचिंग से रिलेटेड हैं या आर्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो मैं उनको कवर करके इस चैनल पर डाल दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ध्यान से प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।